हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है ये क्लास 12th के अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, उसके उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 को समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा उदाहरण नंबर 2 का सॉल्यूशन, उसको हल करना। तो स्टूडेंट्स, आपकी अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र की जो पहली बुक है उसमें पेज नंबर 15 पे पहले चैप्टर में यानी अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन नामक जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 15 पे आपको उदाहरण नंबर 2 दिया गया है। बुक में छोटे वर्ड यूज़ किए गए हैं तो मैंने उसको एक पेपर पे नोट डाउन कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में पहले हम इस उदाहरण को हल करेंगे, उसके बाद हम उदाहरण नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फॉर्मेट पहले से तैयार कर रखा है ताकि हमें सिर्फ इसमें वैल्यू ही फिल करनी रहे। तो उदाहरण नंबर 2 अगर हम पढ़ें तो उसमें हमें ये कहा गया है कि 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नीचे दिए गए क्लीन दिल्ली क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते से आय व्यय खाता तैयार करें। तो एक प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपको ये दिया गया है, हमें इसकी सहायता से आय व्यय खाता तैयार करना है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते की जो मदें हैं उनको हम आय व्यय खाते में प्रयुक्त करते हुए आय व्यय खाता तैयार करेंगे। तो इस हिसाब से उदाहरण नंबर 2 में सबसे पहले हमने हल करने के लिए ऊपर जो हमारा फॉर्मेट है आय व्यय खाते का उसमें हेडिंग लगा दी है क्लीन दिल्ली क्लब की पुस्तकों में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता। अब इस आय व्यय खाते में 2 कॉलम बनते हैं जिसमें डेबिट साइड या नाम पक्ष को तो व्यय खाना कहते हैं, व्यय कॉलम कहा जाता है, और उसमें व्यय और राशि नाम के 2 कॉलम आते हैं, और क्रेडिट साइड का जो कॉलम होते हैं उन्हें आय कॉलम कहा जाता है, और इसमें आय और राशि के 2 कॉलम बनते हैं। तो और इसमें जो प्रविष्टियाँ की जाती हैं वो प्राप्ति एवं भुगतान खाते और वर्ष की अन्य मदों से संबंधित लेखा प्रविष्टियाँ की जाती हैं। तो बात करते हैं हमारे प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दी गई उदाहरण 2 की प्रविष्टियों के बारे में। तो पहले प्राप्ति पक्ष में हमारा जो पहला बिंदु हमें दिया गया है वो है शेष आगे लाया गया हस्तस्थ रोकड़। अब शेष आगे लाया गया वर्ष का प्रारंभिक शेष है तो इसे आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी मद हमें दी गई है वो है चंदा प्राप्त, और ये है 22,500 रुपये। अब चंदा प्राप्त के लिए मुझे कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है कि ये इस साल का है या पिछले साल का है या अगले साल का है, तो मैं इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हुए सीधा जितना भी चंदा मुझे प्रश्न में दिया गया है पूरा का पूरा आय व्यय खाते के आय के कॉलम में लिख दूंगा क्योंकि ये हमें प्राप्त हो रही है। तो हमारी जो पहली मद हम लिखेंगे वो होगी चंदा प्राप्त, और चंदा प्राप्त में हम राशि लिख लेंगे जो भी हमें प्रश्न में दी गई है 22,500 रुपये। चंदा प्राप्त के का बाद हमारा जो अगला कॉलम है वो है प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क की 2 कंडीशन होती है। अगर आप सीबीएसई बुकों में पढ़ोगे तो प्रवेश शुल्क को आय व्यय खाते में दिखाया जाता है आय पक्ष में, लेकिन कुछ जो हमारे राइटर्स हैं वो इन्हें आय और व्यय खाते में नहीं दिखाकर बैलेंस शीट में यानी तुलन पत्र में दिखाने को प्राथमिकता देते हैं। तो प्रश्न में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करते हुए प्रवेश शुल्क को आय व्यय खाते के आय पक्ष में दिखाएंगे 1250 रुपये के नाम से। तो इसके नीचे आय कॉलम में दूसरी मद हो जाएगी प्रवेश शुल्क और उसमें राशि आ जाएगी 1250 रुपये। प्रवेश शुल्क के 1250 रुपये। अब 1250 रुपये लिखने के बाद अगली चीज़ हमें दी गई है दान 2500 रुपये। तो ये भी एक प्रवेश की नहीं, ये भी एक आय की मद है तो इसे आय पक्ष में दिखाया जाएगा दान प्राप्त के नाम से, और राशि आ जाएगी इसमें 2500 रुपये। दान प्राप्ति के बाद अगला है हॉल का किराया 750 रुपये। ये भी एक प्राप्ति की मद है तो इसको भी आय के कॉलम में दिखाया जाएगा हॉल का किराया। इसमें आपकी राशि आ जाएगी 750 रुपये। अब हॉल का किराए के बाद अगला दिया हुआ है मुझे विनियोगों का विक्रय। यहाँ आपको याद रखना है विनियोग जो है एक संपत्ति है। अब संपत्ति का विक्रय आयगत प्रकृति की मद नहीं होकर पूंजीगत प्रकृति की मद माना जाता है क्योंकि विनियोग जो है वो 1 वर्ष से अधिक के लिए रहते हैं। तो विनियोगों का विक्रय एक पूंजीगत प्रकृति की मद है, इसलिए विनियोगों के विक्रय से जो हमें राशि प्राप्त हुई है उन 3,000 रुपये को हम आय व्यय खाते में
नहीं दिखाएंगे, इसे हम तुलन पत्र में दिखाएंगे। तो यहाँ इसका कोई लेखा नहीं किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं वय पक्ष की। वय पक्ष में वे मदें आएगी जो हमें प्राप्ति एवं भुगतान खाते में भुगतान पक्ष में दी गई हैं। तो इन मदों का हमें वय पक्ष में लेखा करना है। तो इसको लिखने के लिए हम वय पक्ष में जो भी मदें हैं उनका लेखा कर लेंगे। तो वय पक्ष में जो पहली मद हमें दी गई है वो है वेतन के 1500 रुपये। अब वेतन स्वयं एक भुगतान की मद है, तो वेतन को हम वय पक्ष में दिखाएंगे वेतन चुकाया। वेतन चुकाया में हमारे जो रुपए हमें दिए हुए हैं वो 1500 रुपये हम एज इट इज लिख लेंगे। वेतन चुकाया के बाद अगली मद हमें दी गई है किराया। किराए का भुगतान हुआ है तो इसको भी हम लिखेंगे किराया चुकाया, या आप चाहे तो केवल किराए के नाम से भी प्रविष्टि कर सकते हैं। किराया चुकाया की जो मद है उसमें हमारी राशि हमें दी गई है 800 रुपये। तो इस 800 रुपये को हम यहाँ राशि के कॉलम में मेंशन कर लेंगे। इसके बाद बिजली का बिल हमारे जो है वो 3500 रुपये चुकाया गया है, तो बिजली व्यय के रूप में हम लिख लेंगे 3500 रुपये। ये बिजली व्यय के रूप में हमारे व्यय के कॉलम में आ गए 3500 रुपये। बिजली व्यय के बाद अगला है कर के 1700 रुपये। तो इसे हम कर चुकाए के नाम से लिख देंगे, या कर भुगतान, कर प्रभार, आप चाहे जो नाम इसके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। कर भुगतान में हमारे आ जाएगा 1700 रुपये। कर भुगतान के बाद अगली जो मद है वो है छपाई एवं लेखन सामग्री 380 रुपये। तो इसको भी हम व्यय के कॉलम में दिखाएंगे छपाई एवं लेखन सामग्री के नाम से। ये आ जाएगा छपाई एवं लेखन सामग्री, और इसमें आपकी राशि आ जाएगी 380 रुपये। छपाई एवं लेखन सामग्री के बाद आगे आएगा विविध व्यय 920 रुपये। तो ये विविध व्यय भी यहाँ व्यय के कॉलम में लिख लिया जाएगा, विविध व्यय 920 रुपये। विविध व्यय के बाद अगली जो वस्तु जो मद हमें दी गई है वो है पुस्तकों का क्रय। अब पुस्तकें जो है वो भी एक तरह से संपत्ति मानी जाती हैं, और पुस्तकें व्यापार में जो ये अलाभकारी संस्था है उसमें 1 वर्ष से ज़्यादा अवधि के लिए रहती हैं। तो इसको पूंजीगत मद मानते हुए इसका भी लेखा आय व्यय खाते में नहीं किया जाएगा। इसके बाद सरकारी बॉन्ड्स का क्रय। सरकारी बॉन्ड्स भी एक विनियोग का रूप होते हैं, और विनियोग को पूंजीगत प्रकृति की मद माना जाता है क्योंकि यह 1 वर्ष से अधिक के लिए व्यापार में रहती हैं। तो इसका लेखा भी हम आय व्यय खाते में नहीं करेंगे। बैंक में स्थायी जमा। बैंक में स्थायी जमा भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट का रूप है, ये भी पूंजीगत प्रकृति की मद है, तो इसका लेखा भी आय व्यय खाते में नहीं किया जाएगा। और इसके बाद हमें दिया हुआ है शेष आगे लाया गया हस्तस्थ रोकड़ के और बैंकस्थ रोकड़ के रूप में 400 रुपये और 1500 रुपये, टोटल 1900 रुपये हमें दिए गए हैं। अब ये मदें आय व्यय खाते में किसी तरह से यूजफुल नहीं है, ये सारी तुलन पत्र की मदें हैं, तो इनका लेखा हम नहीं करेंगे। और अंत में हम दिखा देंगे दोनों साइड की टोटल करते हुए, जिस पक्ष का योग कम आएगा उस पक्ष में हम प्रविष्टि कर लेंगे। तो यहाँ इन मदों से क्लियर पता चल रहा है कि आय पक्ष का योग अधिक आ रहा है। तो पहले मैं आय पक्ष का योग निकाल देता हूँ, जो मेरे आएगा 22,500 रुपये प्लस 1250 रुपये प्लस 2500 रुपये प्लस 750 रुपये, और इस तरह से मेरे 27,000 रुपये आय पक्ष का योग आ रहा है, जिसे मैं आय पक्ष में लिख लूँगा। तो यहाँ आय पक्ष में लिख लिया जाएगा 27,000 रुपये, और इसमें से जो व्यय पक्ष का योग आएगा उसे घटाने पर जो बचेगा उसे आय के व्यय पर आधिक्य यानी आधिक्य के रूप में लिख लिया जाएगा। तो इसमें से पहले मैं व्यय पक्ष का योग कर लेता हूँ। व्यय पक्ष का योग होगा 1500 रुपये प्लस 800 रुपये प्लस 3500 रुपये प्लस 1700 रुपये प्लस 380 रुपये प्लस 920 रुपये, और इस तरह से मेरा आय व्यय पक्ष का योग आया 8,800 रुपये। इसे जब 27,000 में से घटा देते हैं तो पीछे बचता है 18,200 रुपये। अब ये जो 18,200 रुपये की राशि है इसे आधिक्य के नाम से आय के व्यय पर आधिक्य के रूप में व्यय पक्ष में दिखा दिया जाएगा। नीचे इसके अगर हम चाहे तो कोष्टक में लिख सकते हैं आय का व्यय पर आधिक्य।
और इस तरह से ये आपका उदाहरण नंबर 2 का आय व्यय खाता यहाँ संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अभी हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 3 की। तो स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 2 के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 के बारे में। उदाहरण नंबर 3 आपके लेखा शास्त्र की जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर 16 पे दिया गया है। और उदाहरण 3 में हमें बात की गई है 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नीचे दिए गए नेगी क्लब के प्राप्तियां भुगतान खाते से आय व्यय खाते को बनाने के बारे में। तो आपके उदाहरण नंबर 3 में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का प्राप्तियां भुगतान खाता दिया हुआ है और प्राप्तियां भुगतान खाते के बाद नीचे आपको कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी दी गई हैं जो आपको समायोजन के लिए करनी होगी। इनके आधार पर आपको एक प्राप्तियां भुगतान खाता की सहायता से आय व्यय खाता बनाना है। तो प्रश्न हल करने से पहले आपको बता दूं कि जो हिंदी की लेखा पुस्तक है उसमें प्राप्तियां भुगतान खाता जो दिया गया है उसमें नाम पक्ष का योग तो 40,750 रुपये आ रहा है, लेकिन जमा पक्ष का अगर हम योग करते हैं तो वो 40,750 रुपये नहीं आएगा। इसमें आपके 300 रुपये जो हैं वो एरर के रूप में बताए हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये चीज़ हमारे यहाँ किसी काम नहीं आने वाली है आय व्यय खाते को बनाने के लिए, तो मैंने इसको यहाँ एज इट इज़ एरर के रूप में 300 रुपये के नाम से पेंसिल से लिख दिया है। अगर आप चाहें तो आपकी बुक में इसे आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप इससे अच्छे से आप इस एरर को ख़त्म कर सकते हैं, आप इसे सही कर सकते हैं। तो इधर उधर की बातें करते हैं बंद और शुरू करते हैं आय व्यय खाता बनाना। आपके जो नेगी क्लब के प्राप्तियां भुगतान खाते से आय व्यय खाते बनाने की बात की गई है, तो हमारा जो आय व्यय खाता बनेगा उसमें सबसे ऊपर हम शीर्षक के रूप में लिखेंगे नेगी क्लब की पुस्तकों में 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता। और इसमें जो व्यय पक्ष की मदें हैं उन्हें व्यय पक्ष में लिखा जाएगा और आय पक्ष में मदों को आय पक्ष में लिखा जाएगा। पहले हम बात करते हैं आय पक्ष की मदों के बारे में। तो आय पक्ष की जो मदें हमें दी गई हैं उनमें प्रमुख है शेष आगे लाया गया, चंदा, दान, हॉल, बैंक में जमा और प्रवेश शुल्क। यहाँ आपको एक बात बता दूँ, अगर आपके प्रश्न में अतिरिक्त सूचना दी गई है तो आपको अतिरिक्त सूचना से संबंधित जो भी बिंदु हैं उन्हें पहले टिक कर देना चाहिए ताकि आपको याद रहे कि इन बिंदुओं पे हमें अतिरिक्त सूचना दी गई है जिनका हमें प्रयोग करना है। तो पहली अतिरिक्त सूचना मुझे दी गई है बकाया वेतन के 1500 रुपये। तो जो मेरा वेतन का पॉइंट है ये भुगतान पक्ष में दूसरा पॉइंट है, मैं इसके आगे टिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे वेतन लिखते समय ये याद रखना है कि मुझे इसके लिए अतिरिक्त समायोजन के लिए सूचना दी गई है। इसके बाद अगली जो मद मुझे दी गई है वो है बकाया मनोरंजन व्यय के 500 रुपये। तो मनोरंजन व्यय के 900 रुपये भुगतान पक्ष में मुझे दिए गए हैं, मैं उसके आगे टिक कर लूँगा जो मुझे याद दिलाएगा कि अतिरिक्त सूचना में बकाया मनोरंजन व्यय के 500 रुपये हैं। अप्राप्य बैंक ब्याज के 150 रुपये पड़े हैं। अब बैंक ब्याज के रूप में मुझे ना तो प्राप्ति पक्ष में कुछ दिया हुआ है, प्राप्ति पक्ष में एक मद मुझे दी गई है 450 रुपये की बैंक में ब्याज की प्राप्ति। अब इसमें मुझे जो अप्राप्य बैंक ब्याज 150 रुपये है उसके लिए समायोजन करना है। अर्जित चंदा 400 रुपये दिया गया है, तो अर्जित चंदे की राशि को मैं यहाँ चंदे के कॉलम में टिक कर देता हूँ। आगे मुझे दिया गया है 50% प्रवेश शुल्क को पूंजीकृत करना है, यानी प्रवेश शुल्क की जो ये मद है इसमें भी मैं टिक कर देता हूँ। इसके बाद फर्नीचर पर 10% वार्षिक हाश लगाना है, तो फर्नीचर का जो कॉलम है फर्नीचर की जो अमाउंट है उस पर भी मैं टिक कर देता हूँ। इस तरह से बकाया वेतन, बकाया मनोरंजन व्यय, अप्राप्य बैंक ब्याज, अर्जित चंदा, 50% वेतन शुल्क और फर्नीचर पर हाश, इन सभी मदों का मैंने टिक कर दिया है। यानी आय व्यय खाते को बनाते समय मुझे इन मदों को ध्यान में रखना है। अब शुरू करते हैं हमारा आय व्यय खाता बनाना। तो आय व्यय खाते की जो पहली मद हमें दी गई है वह है शेष आगे लाया गया बैंक के रूप में 25,000 रुपये। लेकिन शेष आगे लाए गए की राशि का यहाँ कोई यूज नहीं है, ये तुलन पत्र में जाएगी या आरंभिक तुलन पत्र से ली जाती है, तो इसको आय व्यय खाते में कहीं नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी मद है वो है चंदा, और चंदे के रूप में जो इस वर्ष के 10,000 रुपये हैं मुझे केवल उन्हीं का लेखा करना है। अगले वर्ष और पिछले वर्ष की राशि का मुझे यहाँ कोई लेखा नहीं करना है। तो 10,000
10,000 रुपये मैं चंदे की राशि में लिखूंगा और साथ साथ चंदे में मुझे टिक किया हुआ है, तो इससे मुझे पता चलता है कि अर्जित चंदा 400 रुपये पड़ा है। अर्जित चंदा यानी ऐसा चंदा जो अभी तक हमें नहीं मिला है लेकिन हमारे अधिकार में है, तो ये भी वर्तमान वर्ष की मद लिखते हुए 10,000 के साथ जुड़ेगी। तो चंदे का जब लेखा करूँगा आय पक्ष में, तो चंदे की राशि के रूप में मैं यहाँ लिखूँगा चंदा और उसके अंदर लिखा जाएगा 10,000 रुपये और उसके बाद इसमें एक राशि प्लस की जाएगी जो है अर्जित चंदा। अर्जित के नाम से चंदे के 400 रुपये मुझे अतिरिक्त सूचना में दिए हुए हैं, तो वो 400 रुपये मैं जोड़ दूंगा और इस तरह से मेरे चंदे के हो जाएंगे 10,400 रुपये जो मुझे आय व्यय खाते में दिखाने हैं। इसके बाद अगली मद जो है वो मुझे दी गई है दान। दान के 2500 रुपये मुझे प्रश्न में दिए हुए हैं, तो इस उदाहरण के अकॉर्डिंग मैं लिख लूँगा दान प्राप्त या ओनली दान के नाम से मैं प्रविष्टि करूँगा और वहाँ रुपये लिखे जाएंगे 2500 रुपये। दान के बाद जो अगली मद मुझे दी गई है वो है हॉल का किराया 300 रुपये। तो अगली मद हम लिखेंगे हॉल का किराया 300 रुपये। हॉल के किराए के बाद अगला मुझे दिया गया है बैंक जमा पर ब्याज 450 रुपये और साथ ही इसके साथ टिक किया हुआ है, तो मुझे अतिरिक्त सूचना में देखना है कि अप्राप्य बैंक ब्याज 150 रुपये जो अभी आना बाकी है लेकिन हमारे अधिकार में है, तो इसको भी मैं बैंक जमा पर ब्याज में जोड़ के दिखाऊंगा। तो यहाँ लिखा जाएगा बैंक जमा पर ब्याज या बैंक ब्याज जिसकी राशि होगी 450 रुपये और इसमें अप्राप्य जो राशि है उसे जोड़ा जाएगा। तो अप्राप्य ब्याज जो है उसके 150 रुपये इसमें जोड़ दिए जाएंगे और इस तरह से ये जो टोटल है 600 रुपये मेरे यहाँ आय व्यय खाते में दिखा दी जाएगी। अब इसके बाद जो लास्ट मद है प्रवेश शुल्क, वो 500 रुपये दी गई है और साथ ही साथ अतिरिक्त सूचना में मुझे कहा गया है कि 50% प्रवेश शुल्क को पूंजीगत करेंगे, यानी जो प्रवेश शुल्क है उसका 50% पूंजीगत होके प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं लिखा जाएगा बल्कि इसे हम तुलन पत्र में दिखाएंगे और बची हुई जो 50% की राशि है उसे आय व्यय खाते में दिखाया जाएगा। तो ये जो बची हुई 50% की राशि है इसे आय व्यय खाते में प्रवेश शुल्क के नाम से दिखाया जाएगा। तो प्रवेश शुल्क, इसके बाद हम नीचे एक ब्रैकेट में कॉलम बनाते हुए दिखा देंगे कि कुल हमें 500 रुपये प्राप्त हुए हैं और 500 रुपये का जो 50% है वो हमें यहाँ आयगत प्रकृति के रूप में दिखाना है। तो इस तरह से हमारी ये अमाउंट आ जाएगी 250 रुपये जिसे हम आय व्यय खाते में दिखाएंगे। अब यहाँ मेरा आय का कॉलम कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हम बात करते हैं व्यय के कॉलम की। तो व्यय के कॉलम में मुझे राशि दी गई है, पहली अमाउंट जो हमारी है वो है फर्नीचर का क्रय 5,000 रुपये। अब फर्नीचर एक पूंजीगत प्रकृति की मद है, एक संपत्ति है, तो इसका लेखा आय व्यय खाते में नहीं होता है। लेकिन फर्नीचर एक संपत्ति है तो संपत्ति पर लगने वाला हास हमारे वर्ष का नुकसान होता है, वो आयगत प्रकृति की मद है। तो फर्नीचर पर जो हास है उसे हम आयगत प्रकृति का मानते हुए व्यय के कॉलम में दिखाएंगे फर्नीचर पर हास। अब फर्नीचर पर हास कितना लगेगा, इसके लिए हमारी अतिरिक्त सूचना में हमें साफ साफ बता दिया गया है कि फर्नीचर पर 10% वार्षिक दर से हास लगाया जाए। तो फर्नीचर की जो राशि है उस पर 10% की दर से जो अवधि हमें दी गई है उसका हम हास निकालेंगे। तो यहाँ आपको प्रश्न में क्लियरली बताया गया है कि फर्नीचर का क्रय 1 जुलाई 2017 को हुआ है, जबकि हम 31 मार्च 2018 का लाभ हानि खाता बना रहे हैं, आय व्यय खाता बना रहे हैं। तो 1 जुलाई 2017 से लगाकर 31 मार्च 2018 तक की जो अवधि है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 महीने होती है। यानी मुझे 5,000 रुपये पर 9 माह का 9/12 के रूप में 10% जैसा कि मुझे प्रश्न में दिया गया है हास लगाना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
पीछे बचे 4500 बट्टा 12, और 4500 बट्टा 12 जब मैं करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 375 रुपये, और इस तरह से मेरा फर्नीचर प्रहास लग जाएगा 375 रुपये, जैसा कि हमने कैलकुलेशन करके निकाला है। फर्नीचर प्रहास के बाद अगली मद मुझे दी गई है वेतन के 2000 रुपये। और वेतन के लिए भी मुझे अतिरिक्त सूचना में पॉइंट नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि बकाया वेतन 1500 रुपये दिया गया है। ये आपको यहाँ अतिरिक्त सूचना में दिख रहा है कि बकाया वेतन 1500 रुपये अभी बाकी है। तो 1500 रुपये जो बकाया वेतन है वो भी हमारे व्यय में जुड़ेगा, क्योंकि वह इस वर्ष की राशि है। तो यहाँ हम लिखेंगे वेतन, और इसमें हमारी राशि आ जाएगी 2000 रुपये, और जो बकाया वेतन है उसे हम यहाँ जोड़ते हुए दिखाएंगे, बकाया वेतन के 1500 रुपये, और इस तरह से हमारा वेतन जो है वो हो जाएगा 3500 रुपये। बकाया वेतन के बाद अगला हमें दिया गया है दूरभाष व्यय, तो इसे हम एज इट इज़ व्यय के कॉलम में लिख लेंगे, दूरभाष व्यय के 300 रुपये। अब दूरभाष व्यय के बाद 300 रुपये लिखने के बाद हमारी जो अगली मद है वह है बिजली प्रभार 600 रुपये। इसको भी हम एज इट इज़ प्राप्ति आय व्यय खाते में लिख लेंगे, बिजली प्रभार, और यहाँ राशि आ जाएगी हमारे 600 रुपये। बिजली प्रभार के बाद अगली मद हमें दी गई है डाक एवं लेखन सामग्री, तो डाक एवं लेखन सामग्री की जो राशि है वो भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। डाक एवं लेखन सामग्री के 150 रुपये हमें दिए गए हैं, ये हमने लिख लिए हैं। पुस्तकों का क्रय, अब आपको पता होना चाहिए पुस्तकें एक संपत्ति है, तो संपत्ति होने के नाते पुस्तकों का जो क्रय है वो पूंजीगत प्रकृति के मद है, इसे आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाता है, तो पुस्तकों का क्रय यहाँ नहीं आएगा। पुस्तकों के क्रय के बाद मनोरंजन व्यय के 900 रुपये दिए गए हैं, और साथ ही अतिरिक्त सूचना में मुझे कहा गया है कि बकाया मनोरंजन व्यय 500 रुपये अभी शेष हैं, तो इनको भी मैं यहाँ मनोरंजन व्यय में जोड़ते हुए दिखाऊंगा। तो मनोरंजन व्यय में मेरे आज प्रश्न में दिए हुए हैं 900 रुपये, और अतिरिक्त सूचना, इसको पहले हम रोकड़ के कॉलम में नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ 900 रुपये दिखाएंगे, प्लस बकाया जो है मनोरंजन व्यय उसको हम नीचे अतिरिक्त सूचना में लिखे अनुसार यहाँ दिखा देंगे कि मनोरंजन व्यय के 500 रुपये हमारे बाकी हैं, और इस तरह से मनोरंजन व्यय की हमारी राशि आ जाएगी 1400 रुपये। अब मनोरंजन व्यय हो जाने के बाद 5% सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय हमने किया था 10 अप्रैल 2017 को, तो 10 अप्रैल को किया था, 10 या मैंने अवधि गलत बोल दी है, 1 अक्टूबर 2017 को प्रतिभूतियों का क्रय किया गया है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने होते हैं। तो यहाँ मुझे ब्याज निकाल के देखना है, 8000 रुपये का 5% की दर से 6/12, यानी कुल ब्याज बनता है, मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है, 8000 रुपये का 5% की दर से जो 6 माह का ब्याज होता है 6/12 वो होता है 200 रुपये, जिसको हमने अभी तक कहीं नहीं लिखा है। तो ये जो 200 रुपये हैं ये सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के नाम से आय पक्ष में दिखाया जाएगा। तो यहाँ हम इसकी प्रविष्टि करेंगे सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, क्योंकि आय की मद में इसका कोई लेखा अभी तक नहीं किया गया है। ये जो बैंक ब्याज है इसमें भी क्लियर नहीं है कि ये सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज है, तो इसलिए हम सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज को अलग राशि के नाम से यहाँ दिखा देंगे, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज। नीचे आप चाहें तो इसके लिए लेखा प्रविष्टि के साथ साथ इसकी कैलकुलेशन भी दिखा सकते हैं, जैसे 8000 रुपये पर 5/100 यानी 5% की दर से, और अक्टूबर से लगाकर मार्च तक यानी 6 महीने का जो ब्याज है वो हमारे 200 रुपये बनता है। और इस तरह से इस पक्ष की सारी मदों का लेखा हमने कर लिया है। इसके बाद अगली जो मुझे दी गई है सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज का लेखा करने के बाद यह आपको याद रखना है कि सरकारी प्रतिभूतियों का जो क्रय है वो एक सरकारी प्रतिभूतियां विनियोग के रूप में संपत्ति होती हैं, तो इसका लेखा भी हम आय व्यय खाते में नहीं करेंगे। सरकारी प्रतिभूति पर ब्याज के बाद अगली जो मद है वो है विविध व्यय के नाम से 600 रुपये। तो विविध व्यय के 600 रुपये जो हैं वो हम व्यय के कॉलम में एज इट इज लिख लेंगे, विविध व्यय,
और उसमें राशि आएगी आपके 600 रुपये। विविध व्यय के 600 रुपये लिखने के बाद अंत में आ जाता है शेष आगे लाया गया, और यहाँ बैंक रोकड़ दी हुई है 20,400 रुपये, तो इसका यहाँ कोई यूज़ नहीं है। तो वर्ष के अंत में हम करेंगे दोनों पक्ष की टोटल, और उसके बाद आय और व्यय पक्ष में जो पक्ष अधिक होता है उसमें से कम वाला पक्ष घटा देंगे, और इससे हमारे आ जाएगा आधिक्य या न्यूनता। तो पहले बात करते हैं आय पक्ष की, क्योंकि प्रश्न में साफ दिख रहा है कि आय पक्ष का योग अधिक है। तो आय पक्ष की राशि है 10,400 रुपये प्लस 2,500 रुपये प्लस 300 रुपये प्लस 600 रुपये प्लस 250 रुपये प्लस 200 रुपये, और इस तरह से हमारे आय पक्ष की जो राशि है वो आई है 14,250 रुपये। और अब बात करते हैं व्यय पक्ष की राशि की। तो व्यय पक्ष में पहली मद है 375 रुपये, दूसरी मद है 3500 रुपये, तीसरी मद है 300 रुपये, चौथी मद है 600 रुपये, पाँचवीं मद है 150 रुपये, छठी मद है 1400 रुपये और सातवीं मद है 600 रुपये। और इस तरह से व्यय पक्ष का योग आया है 6,925 रुपये। तो साफ दिख रहा है कि आय पक्ष का योग ज़्यादा है। तो आय पक्ष का जो योग है 14,250 रुपये, इसे हम नीचे दिखा देंगे, और उसमें से व्यय पक्ष के 6,925 रुपये जब लेस करेंगे तो पीछे जो राशि बचेगी 7,325 रुपये, ये हमारा आय के व्यय पर आधिक्य के रूप में दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ हम इसकी प्रविष्टि करेंगे आधिक्य के नाम से, और चाहे तो हम इसके साथ नीचे पुस्तक में मेंशन कर सकते हैं कि यह आय का व्यय पर आधिक्य है। और इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 10 भी यहाँ खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 जो हमने किया है, उसमें उदाहरण नंबर 3 में आपका जो आंसर है वो बुक के आंसर से मैच नहीं हो पाएगा। इसका प्रमुख कारण है हमने यहाँ प्रवेश शुल्क के 250 रुपये शामिल किए हैं, जो कि पुस्तकों में शामिल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा हमारी सारी मदें जो हैं उनकी प्रविष्टि हमने कर दी हैं, और सारी जो लेखा मदें हैं उन लिया हैं। तो आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। और हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो वीडियो के एंडिंग में आपको बता दूं कि मेरे टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, जिसमें मेरे वीडियो से रिलेटेड नोट्स वहाँ अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े भी रह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।